नमस्कार, मैं अमृता और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। जैसे कि 26 अप्रैल से 10वीं सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा का नोटिस आ गया है और जिसके लिए साइंस के बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें सामने आती हैं, तो उन दिक्कतों से कैसे बचें और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उन विषयों पर आज हम बातें करेंगे। जिसके लिए आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में मौजूद हैं सासाराम के साइंस टीचर आकाश सर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आप कौन से विषय के टीचर हैं? मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, जो कि साइंस सब्जेक्ट में आता है जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सर, आप ये बताइए, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो इस साल आगामी जो 10th की एग्ज़ाम आने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वो एनसीईआरटी बुक ज़्यादा पढ़ें या फिर साइड बुक? देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो किताबें कोई भी बेकार नहीं होती हैं, मगर एनसीईआरटी बुक में जो मटेरियल आपको है, एनसीईआरटी बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं आपको, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका 70% कवर सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। साइड बुक में क्या है कि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, ग्लोसरीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसे बच्चे जो भी हम लोगों से पढ़ते हैं तो वो बाद में पूछने लगते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ें, एग्जाम्पलर पढ़ें, सैम्पल पेपर पढ़ें, साइड बुक पढ़ें। उनके पास ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है और मतलब सब्जेक्ट एक ही रहता है, नंबर्स ऑफ बुक्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए उनको बुक्स, साइंस का 5 बुक देख के ज़्यादा बर्डन लगने लगता है, मगर उनका 70 to 80% सिलेबस मात्र एक बुक से कंप्लीट हो सकता है, जो कि है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में अब ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ के उसके डेफिनेशंस को एकदम याद कर जाइए, उसका क्वेश्चन आंसर लिख के याद कर जाइए, ऐसा नहीं होता है। उसका सेल्फ नोट्स बनाइए, और सेल्फ नोट्स बनाने का तरीका तभी हो सकता है जब उसको आप पढ़ेंगे। लिटरली पढ़ना, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब रीडिंग देना नहीं, उसको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप उसका नोट्स अपने से बना सकें। और उसका नोट्स जब आप अपने से प्रिपेयर कर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप उसके पॉइंट्स को टू द पॉइंट, आप हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपका इंटेक्स क्वेश्चन जो भी है, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी है, न्यूमेरिकल जो भी है, इक्वेशन जो भी है, चाहे जो भी आपका डायग्राम है। बायोलॉजी में अगर देखें तो सबसे ज़रूरी डायग्राम होता है। विदाउट डायग्राम अगर आप कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब कि या तो आपका क्वेश्चन के ऊपर पकड़ अच्छा नहीं है, और नहीं तो आप एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यही है। तो सबसे ज़्यादा मुख्य किताब अगर देखा जाए तो वो एनसीईआरटी है। और उससे भी ज़्यादा अगर बात करें तो एनसीईआरटी और साइड बुक तो ऑप्शन में है, खुद जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो मैटर नहीं करता है। मेरा अगला सवाल है कि कौन कौन सी पार्ट हैं जो 10वीं परीक्षा में ज़रूरी है? देखिए, जैसे अगर हम जिस विषय के मैं शिक्षक हूँ, अगर उस विषय में बात करें तो बायोलॉजी में आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एक चैप्टर है, फिर उसके बाद है आवर इन्वायरमेंट है, फिर उसके बाद हेरिडिटी इवोल्यूशन था, जिसमें से कि इवोल्यूशन को हटा दिया जा चुका है सीबीएसई के द्वारा, तो आपको केवल हेरिडिटी पढ़ना है। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये बायोलॉजी में आ रहे हैं आपको। तो ये इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि देखने को तो नंबर, ये 3 नंबर मतलब 3 चैप्टर लग रहे हैं, नंबर्स ऑफ चैप्टर कम लग रहे हैं, बट इनको जब हम पढ़ेंगे, जब इनको एक्सपेंड करके हम पढ़ेंगे, तो ये होता क्या है कि ये पूरा एक 6 मंथ्स का ये सिलेबस है, ठीक है, जो कि 6 मंथ्स का तो एग्ज़ाम पहले हो चुका है, अब ये 6 मंथ्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक 6 मंथ्स का सिलेबस है, जो कि आप जब तक इसमें अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक ये कवर होगा नहीं। तो आपका जो मेन इसमें सिलेबस है, यही 3 सिलेबस, आपको 3 चैप्टर्स पढ़ना है, जिसमें कि आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आ गया, उसके बाद हेरिडिटी हो गया और आवर इन्वायरमेंट। तो इसमें आपको एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन भी है, सारे जो पब्लिकेशंस हैं उनका अपना अपना सैम्पल पेपर भी रिलीज़ हो चुका है। तो ये सारे चीज़ जो है, जैसे आप फिजिक्स के बारे में बात करिए और केमिस्ट्री के बारे में बात करिए, तो इसका भी अपना अपना सिलेबस निर्धारित किया जा चुका है, और ये सारे सिलेबस के अंतर्गत ही हमको पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमारा ऐसा नहीं है, माइंड पावर तो बढ़ेगा ही, बट हमको पहले एग्ज़ाम के व्यू से अगर हम देखें तो हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए मार्क्स लाना, ठीक। नॉलेज तो जब तक नॉलेज, ये तो बात सही है कि नॉलेज होना ज़रूरी है, बट बिना नॉलेज के मार्क्स आना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो नॉलेज तो इनडायरेक्टली आपको ज़रूरी चाहिए ही, वो तो एकदम आपका एक बेस है, बट मार्क्स लाना है तो हमको टू द पॉइंट जाना होगा, टू द सिलेबस जाना होगा, टू द चैप्टर्स जाना होगा। तो इसके लिए जो चैप्टर्स हमारा सीबीएसई के गाइडलाइन के द्वारा निकला हुआ है, वही चैप्टर्स को हमको पढ़ना चाहिए, ना कि और बाकी बचे हुए चैप्टर्स को हम स्टार्ट कर दें। सर, हमें सबसे पहले हमें ये बताइए कि परीक्षा के लिए
क्या टाइम टेबल ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कौन से टाइम पे हमें लगता है कि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में जाएगा? देखिए, टाइम टेबल कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। टाइम क्या होता है कि जब एक कहावत है हिंदी में, जब जागो तभी सवेरा। ठीक, तो समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ने में कंफर्टेबल है। कोई रात में पढ़ता है, कोई भोर में पढ़ता है, ठीक, कोई दिन में पढ़ लेता है, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है वो सारे स्कूल सेंटअप हो गए हैं, तो आपके पास पूरा दिन पूरा रात समय है। तो पूरा दिन पूरा रात तो पढ़ना नहीं है, हमको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। ठीक, अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए पढ़ाई करना है, ताकि ज़्यादा जब प्रेशर लेके पढ़ेंगे तो जो चीज़ पढ़े हैं, जो चीज़ पहले से हमको याद है वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो वो पूरा एकदम कॉम्प्लिकेटरी मैटर्स में हमारे दिमाग में घूमने लगेगा वो सब चीज़। तो उसको रिलीज़ करते हुए, हमको प्रेशर को रिलीज़ करते हुए पढ़ाई करना है। तो जिसका जब इच्छा करे तब वो पढ़े, कोई उसमें प्रेशराइज नहीं है। अब हाँ, एक चीज़ है कि आपको रूटीन वाइज पढ़ना है। पढ़ाई जो भी है आपका, जैसे आप एक चैप्टर पढ़ें, साइंस का एक चैप्टर पढ़ें, तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपका जितना भी सैम्पल क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन करिए। टारगेट करिए कि हाँ, हमारा जब 1 घंटे का 2 घंटे का पेपर होने जा रहा है तो हम एक सैम्पल पेपर उठाएं और उस सैम्पल पेपर को 2 घंटे में ही कंप्लीट करें। ये टारगेट होना चाहिए, ना कि हम अब एक सैम्पल पेपर लिए हैं और उसको दिन भर लगे हैं उसको बनाने में। तो ये हमारा, ये तो स्पीड कम है, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। 2-3 चीज़ यहाँ पे, कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आपकी कॉन्सेप्ट में अगर गलती है तो फिर स्पीड आपका स्लो होगा ही। तो आप जैसे भी हो उसको आप ओवरकम करिए, आप उस पर मेहनत करिए और उसको कंक्लूज़न तक ले जाइए, ताकि आपका जो भी सैम्पल पेपर आपका सॉल्व करने का स्पीड हो वो बरकरार रहे। और पढ़ाई का जो टाइमिंग है वो अपने पे डिपेंड करता है। हम जब भी बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे कि हम अब पढ़ सकते हैं तो वो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ सर, जैसे ही बच्चों में जब पता चलता है कि उनके 10th के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं एग्ज़ाम को लेके, और होना भी चाहिए। तो उसमें वो माइंड डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? देखिए, सबसे पहला तो कुछ चीज़ है, जैसे अभी के समय में कुछ अगर कहिए तो फ़ोन में जो चीज़ है, सबसे पहला तो डिस्ट्रैक्शन का कारण फ़ोन है अभी के समय में। अगर देखा जाए तो ज़रूरी भी है फ़ोन, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जितना भी सैम्पल पेपर है, चाहे जो भी सॉल्यूशंस है, वो हर एक चीज़ फ़ोन पे है। ठीक, मगर हमारे फ़ोन में इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है। ठीक है, तो हम जब ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उस समय डाटा ऑन है मेरा, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया तो लोग सोचते हैं कि चलो रिप्लाई करते करते पढ़ लेंगे, तो वो रिप्लाई 4 मिनट का रिप्लाई करने में कब मेरा 4 घंटा निकल जाता है वो पता नहीं चलता है। दोस्त फ़ोन पे बात करके बोलेंगे कि अरे भाई बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, उनको बहुत डर लग रहा था, उनको बहुत डर लगेगा। अब वो डर पहले उन तक ही था, मगर वो जब बात करने लगे आपसे तो वो डर अब ट्रांसफ़र हो गया आपके अंदर। ठीक है, तो नेगेटिव पावर्स ज़्यादा बढ़ेंगी, ज़्यादा बात करिएगा, ज़्यादा और लोगों के टच में रहिएगा, तो आज के समय में पॉजिटिव पावर बढ़ाने से ज़्यादा नेगेटिव पावर बढ़ाने वाले लोग हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो सोशल मीडिया से एकदम अच्छे तरीके से दूर हो जाइए, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। नहीं तो फिर होता क्या है ना कि जो हमको 40 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला था वो 4 घंटा, 4 दिन भी लग सकता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा माइंड जो है वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम विद बुक, ये पूरा एकदम डेफिनेशंस आपका इंस्टाग्राम के साथ याद हो रहा है। तो वो जो है वो आपका क्लियर, कभी भी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले या तो मोबाइल साइड में रखिए, अगर मोबाइल रखना है अपने पास तो जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको पहले हटा दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन जो है, आप माइंड डिस्ट्रैक्शन से कंप्लीट बचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने हमें बताया कि एग्ज़ाम के वक्त हमें हमेशा सीरियस मूड में रहना चाहिए, और ख़ासकर जब 10वीं की एग्ज़ाम की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ हमें खुद का भी ध्यान रखना है, ताकि हम परीक्षा के लिए अच्छे से तैयार हो सकें, दिमाग, मेंटली, फिज़िकली, हर चीज़ से। तो बहुत सारी जानकारियाँ दी सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद।